वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ जयराज द्वारा हरेला वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में आरएसएस सदस्यों को बढ़ चढ़कर भागीदारी कराने के लिए बाकायदा फॉरेस्ट अफसरों को पत्र भेजकर निर्देश देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। खुद वन मंत्री हरक सिंह रावत इस तरह के सरकारी आदेश की खिलाफत कर रहे हैं। मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि संगठन विशेष का नाम लेकर पत्र जारी करना सही परंपरा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि पूरी सरकार ही आरएसएस के दबाव में काम कर रही है। जहां तक प्लांटेशन का सवाल है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है। देखिए, कोई एनजीओ अपने स्तर पर या राष्ट्रीय स्वयं संघ अपने स्तर पर कोई कार्यक्रम करे तो उसमें कोई व्यक्तिगत है, कांग्रेस कोई कार्यक्रम करे, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकारी कोई कार्यक्रम होगा तो हम सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे। लेकिन हम कोई पत्र इस तरह जारी करना ये उचित नहीं है कि केवल ये कहा जाए कि भाई ये अमुक सामाजिक संगठन ही इसमें भागीदारी करेगा। इस देश का एक सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। देश के हर विपत्ति में, चाहे केदारनाथ की विपत्ति हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप हो, माननीय डॉक्टर नित्यानंद स्वामी ने अपना पूरा जीवन उत्तरकाशी के भूकंप पीड़ितों के बीच में समर्पित कर दिया। इसका कोई आरएसएस का पूरे देश के अंदर सामाजिक जो उत्तरदायित्व है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, काशीपुर से जहां सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 की मौत हो गई है। बाइक से टक्कर के बाद हुई मौत। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे गए हैं। तो बाइक से टक्कर के बाद 2 लोगों की मौत हुई है और दोनों के शव अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। सूचना मिली थी कि मानपुर रोड से होते हुए एक लड़का रविंद्र नाम का प्लेटिना बाइक से जा रहा था और रास्ते में फिरोजपुर के पास ही ट्यूबवेल पे राजपाल और उसके कुछ दोस्त नहा रहे थे। तो वो सड़क पर जब आए तो ये बाइक से रविंद्र जब जा रहा था उनसे टकरा गया और टकराने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। रविंद्र की इस उपचार के दौरान हायर सेंटर रेफर किया गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजपाल की भी मृत्यु हो गई है। दोनों के शवों को जो है मोर्चरी पहुँचा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई करी है। हल्द्वानी से बड़ी खबर बता दें आपको, जहां नदी में 3 डंपर बह गए। गौला नदी में डंपर बहे हैं। अचानक नदी का पानी बहुत बढ़ गया। हल्दू चौड़ गेट पर ये तीनों डंपर बह गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हल्द्वानी में नदी में 3 डंपर बहे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अचानक से ही नदी का पानी बढ़ गया, जल का स्तर बढ़ गया और ऐसे में ये 3 डंपर यहां नदी में बह गए। तो हल्दू चौड़ गेट जहां पर ये 3 डंपर बहे हैं, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में आज कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2568 पहुंच चुकी है। 1653 मरीज ठीक हो गए हैं। 863 एक्टिव हैं। 35 की मौत हो गई है। देहरादून में 10, हरिद्वार में 1, पौड़ी में 9, टिहरी में 7 केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 6 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोनिल नाम की जिस दवाई को तैयार करने का दावा मंगलवार को बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने किया, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से दवाई का कॉम्पोजिशन बताने को कहा। साथ ही उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी मांग की गई कि वो इस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस और उसके मंजूरी से संबंधित दस्तावेज भेजे। इधर पतंजलि से जुड़े आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि आयुष मंत्रालय ने जो सवाल जवाब किया है वो दरअसल कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हुआ है और मंत्रालय को जानकारियां दे दी गई हैं। वहीं उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि पतंजलि ने केवल इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं के निर्माण का लाइसेंस लिया था। देखिए, इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है और सरकार आयुर्वेद के संदर्भ में सकारात्मक है और आयुर्वेद के प्रशंसक है। इसीलिए हमें कोई वो नहीं है, एक कम्युनिकेशन गैप था, उसका जवाब हमने दे दिया। हमारे यहाँ से जो लाइसेंस दिया गया है वो केवल प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए
बीमारियों से लड़ने की, इंसान की इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, उसको डेवलप करने के लिए लाइसेंस दिया गया और वो नियम के तहत दिया गया है। बाकी उन्होंने इसका प्रयोग या कोई लाइसेंस उन्होंने किसी और प्रदेश से लिया हो तो मुझे जानकारी नहीं है इस मामले में। जो फॉर्मेलिटी जो है ना, वो सब रिपोर्ट होने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट आयुष को भेजना चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री इसके ऊपर देखते हुए बाद में वो कंफर्मेशन उनको देती है। रिपोर्ट देखने के बाद आप कह सकेंगे। अभी तो भेजा है करके पहुंचा है नहीं, कोई हमें पता नहीं, आज पता चलेगा। और तुरंत ही हमें कुछ उसको ये डाटा डालना ऐसा नहीं है, मेडिसिन चाहिए, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वो तुरंत थ्रू प्रॉपर चैनल होने दो, विद रूल्स रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, यही हमारा आग्रह है। तो वहीं दावा पतंजलि को उल्टा भी पड़ सकता है। स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी का कहना है कि पतंजलि को केवल इम्यूनिटी बूस्टर 3 दवाइयों को बनाने का लाइसेंस इशू किया गया था। अगर पतंजलि का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उसका इम्यूनिटी बूस्टर 3 दवाइयों का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। ये लाइसेंस भी पतंजलि को 12 जून को जारी किया गया था। लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत 3 बिंदुओं पर नोटिस भी भेजा है। पतंजलि दिव्य योग फार्मेसी ने कोरोना की जो दवा बनाने का दावा किया है, वो दावा अब विवादों में आ गया है। हमारे साथ स्टेट ड्रग कंट्रोलर YS रावत मौजूद हैं। सर, जो पतंजलि ने जो दावा किया है कि हमने कोरोना की दवाई ईजाद कर ली है, कितनी सत्यता है इस पूरी बात में? जो दवा का इन्होंने क्लेम किया है वो हमारे कार्यालय से या आयुष डिपार्टमेंट से अप्रूव ही नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट से जो अप्रूव किया गया है इनको, वो एनर्जी बूस्टर और फीवर और कफ या खांसी के लिए अप्रूव्ड हुआ है। ये आपके यहाँ से कब इन्होंने आवेदन किया था, कब आप लोग? हमारे इन्होंने 10 तारीख को इसके लिए अप्लाई किया था। करती हैं जनरली, सभी फर्में अप्लाई करती हैं और फिर हम उसको पैनल में रखते हैं। हमारा स्टेट ड्रग पैनल होता है जिसमें एक्सपर्ट बैठते हैं, वो इसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद जब वो ओके करते हैं उसके बाद हम लाइसेंस जारी करते हैं। तो आप लोगों ने भी कोई नोटिस सर्व किया है? नोटिस में हम उनको आज ही सर्व कर रहे हैं। क्या कुछ है सर नोटिस में? क्या आप लोग? नोटिस में हम उनको ये देंगे कि हमने जब आपको कोरोना से संबंधित कोई इंडिकेशन अप्रूव नहीं किया तो आपके द्वारा किस आधार पर ये ऐड किया गया या प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो हम इनको नोटिस भेज रहे हैं, अगर ये संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो इसको जो हमने लाइसेंस जारी किया है कोरोनिल टैबलेट का, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज्यूरिडिक्शन में आता है। हम इसको, इसके नाम को या हम इनको पूरे प्रोडक्ट को ही कैंसिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर पतंजलि ने जिस दवा को, कोरोना की दवा बनाने को जो दावा किया, अब वो पतंजलि को वो दांव उल्टा भी पड़ सकता है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि यदि पतंजलि नियमों का उल्लंघन करता है तो अभी तक इम्यूनिटी बूस्टर का दवाइयों के निर्माण का जो लाइसेंस उनको जारी किया गया है वो भी रद्द किया जा सकता है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार में पशु औषधि भंडार के गोदाम में छापा मारा। हरिद्वार के शिवमूर्ति गली में पूरे हरिद्वार जिले का जानवरों की दवाइयों का गोदाम है, जिसमें लगातार मिल रही अनियमितताओं को लेकर ये छापेमारी की गई। रेखा आर्य ने दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर को खंगाला और अनियमितता पाए जाने पर मौजूद कर्मचारियों को डांटा भी। इस दौरान रेखा आर्य ने कहा कि जितनी भी दवाइयां आमजन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, लेकिन कंपनियों को पैसा दे दिया गया। रेखा आर्य ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच बैठाने और सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। रजिस्टर खंगाले गए तो ये कहीं ना कहीं ये संलिप्तता दिखाई पड़ती है कि इसमें जो लाभार्थी हैं अथवा अस्पताल है, यदि जितना स्टॉक है उतना स्टॉक संबंधित अस्पतालों तक नहीं पहुंचा है, या जितना वितरण जनता में दिखा गया उतना वितरण जनता में नहीं पहुंचा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे कोताही जो है वो यहाँ बरती जा रही है। उत्तराखंड में मानसून सीजन का आगाज हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार उत्तराखंड में 100% मानसून रहेगा। इसको देखते हुए जिला प्रशासन से लेकर आपदा प्रबंधन, SDRF, राज्य सरकार अलर्ट पर हैं। लेकिन वहीं नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए ये मानसून सीजन आफत बनकर आ सकता है। पिछले कई सालों में मानसून सीजन में हुई बरसात के कारण नदी नालों में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। इसकी वजह से आसपास की बस्तियों में पानी घुस जाता है और जानमाल की हानि होती है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार ने इस तरह के इलाकों में सुरक्षा की दीवारें खड़ी नहीं की। ऐसे में जल्द से जल्द इन इलाकों को चिन्हित कर यहां सुरक्षा दीवारें बनाई जानी चाहिए। पानी तो तेज आता है, पुल के ऊपर से भी निकल जाता है, कभी कभी हरे पुल के ऊपर से भी पानी तो बहुत तेज आता है कभी कभी। तो आपको क्या लगता है कि जो किनारे लोग रह रहे हैं इनकी जान को, तो मतलब पानी बढ़ेगा तो खतरा हो ही सकता है? खतरा तो है ही, पुख्ता बनवाए सरकार, कुछ तो करे।
उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है और ऐसे में कई जगहों पर तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार मानसून सीजन में 100% बारिश रहने की संभावना जताई है, यानी अगर तेज बारिश होती है तो ऐसे ही नदियों किनारे इलाकों में फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो नदियों किनारे ये बिल्कुल नदी से सटा हुआ इलाका है और लोगों ने रिहायशी बस्ती यहाँ पर बिल्कुल बसा दिया, यानी नदी के अंदर। अगर यहाँ पर तेज बारिश होती है या ऊपर क्लाउड बर्स्ट होता है तो ऐसे में ये पूरा इलाका तहस नहस हो सकता है, यानी लोगों की जो जान है वो खतरे में आ सकती है और जानमाल का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में राज्य सरकार को, आपदा प्रबंधन के विभाग को ऐसे जगहों को चिन्हित कर इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है, फ्लड आता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और इससे पहले 2013 की आपदा में इसी तरीके से नुकसान हुआ था। तो जाहिर सी बात है ऐसे इलाके अब खतरे की जद में आ गए हैं मानसून सीजन के दौरान। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर है। सीएमओ और जिला अस्पताल के कोरोना संदिग्ध कर्मचारियों और अधिकारियों के 93 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दूसरे कर्मचारियों ने राहत की सांस भी ली। बता दें कि सभी लोग कोरोना पॉजिटिव महिला और एक डॉक्टर के संपर्क में आए थे, जिसके बाद इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। आज इन सभी की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें 68 सीएमओ ऑफिस और 20 जिला अस्पताल और 5 एम्बुलेंस के कर्मचारी शामिल थे। कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे यहाँ एक महिला के संपर्क में आए थे जो पॉजिटिव थी, जिसमें से हमारे हॉस्पिटल के 20 सैंपल गए थे और 5 सैंपल 108 एंड अदर कर्मचारियों के थे। टोटल 25 सैंपल्स गए थे, जिसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है। इसके साथ साथ 68 सैंपल हमने सीएमओ ऑफिस के स्टाफ की भी भेजी थी, वो भी सैंपल सारे निगेटिव आए हैं। नगर निगम रुड़की में फाइलों में छेड़छाड़ और गुम होने की कई बार अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद अब नगर निगम ने नया तरीका अपनाने जा रहा है। बता दें कि नगर निगम फाइलों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने जा रहा है, जिससे छेड़छाड़ और फाइल गुम होने की शिकायतों से निगम को निजात मिल सकती है और फाइल को ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की भी पहचान हो सकती है। तो ऐसे में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम हमने एक पकड़ा है, जिसमें फाइलों का एक बार कोडिंग जनरेट हो जाता है और उस फाइल का उस बार कोडिंग के बेस पे हम कंप्यूटराइज उसकी एंट्री हो जाती है। जिस भी काउंटर से या जिस भी अनुभाग से, सेक्शन से वो फाइल चलती है, वहाँ उसको फॉरवर्डेड करके एंट्री होती है और जहाँ पर भी वो जाती है तो पहले कंप्यूटर में उसकी रिसीव्ड करके एंट्री होती है। तो मंत्री रेखा आर्य द्वारा उत्तरकाशी जिले के 4 लोगों को एडजस्ट करने का पत्र लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। रेखा आर्य के इस कदम का बेरोजगार संघ ने पुरजोर विरोध किया और रेखा आर्य से जवाब मांगा। वहीं मंत्री ने पत्र लिखने को सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि उनके पास बहुत से बेरोजगार लोग आते हैं, उनके रोजगार के लिए लगातार वो पत्राचार करती हैं और जहां उसकी योग्यता होगी वहां उसे रखा जाएगा और नहीं होगी तो नहीं रखा जाएगा। देखिए, जो मैंने लेटर लिखा, मेरे पास सामान्यतः बहुत सारे मेरे पास में बेरोजगार लोग आते हैं, उनके लिए लगातार हम पत्राचार करते हैं। उन पत्राचारों में आप भी मेरे पास भेजेंगे, हम उनके लिए भी कहेंगे कि इन्हें कहीं ना कहीं जो है जहाँ भी ये योग्य समझे जाते हो वहाँ पर उनको देखा जाए। ये तो स्वाभाविक है, ये तो हर कोई व्यक्ति लिखता है, हम जनप्रतिनिधि है तो हमारा कर्तव्य भी है लिखता। और जहाँ उसकी योग्यता होगी, यदि रखा जा सकेगा तो रखा जा सकेगा, नहीं रखा जाए नहीं रखा जा सकेगा, ये तो सामान्य प्रक्रिया। पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दामों से भड़के कोटद्वार के युवाओं ने साइकिल रैली निकालकर अपना विरोध जताया। शहर में साइकिल पर घूमकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की। युवाओं ने कहा, कोरोना महामारी में लोग पहले ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने आम आदमी की कमर को तोड़ दिया है। युवाओं ने कहा कि सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध वो करेंगे। आज लगातार 18वें दिन भी केंद्र सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगातार वृद्धि की गई है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं यूथ कांग्रेस। और आज हम यहाँ पर साइकिल की एक रैली का आयोजन हमने यहाँ पर किया है। तो देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर खटीमा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल चलाकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद विश्व में भारत सबसे महंगा तेल बेचने वाला देश बन गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, झूठे वादों भारत की सरकार।
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रीतम सिंह का कहना है कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार को कोई चिंता नहीं है। स्थिति है, एक और कोरोना की महामारी से लोग लड़ रहे हैं, दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार ने तो गरीब आदमी को मारने की पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए कांग्रेस कल जो है निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। राजधानी में हम मानव श्रृंखला बना करके जो है अपना विरोध दर्ज कराएंगे और परसों जो है पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर हम सरकार के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। इस अहम क्षेत्र में सीपीडब्ल्यूडी में सड़क कटिंग का काम पूरा कर दिया है। साथ ही 7 में से 6 पुल भी पूरी तरह तैयार कर लिए गए हैं। बरसात के बाद पूरी सड़क में हॉट मिक्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। सड़क के पूरी तरह तैयार होने से 14 गांवों की तो राह आसान होगी ही, साथ ही सुरक्षा बलों को बॉर्डर तक पहुंचने में भी कम वक्त लगेगा। दारमा वैली में हम लोगों ने जो है निरीक्षण किया। इसमें जो सड़क का काम जो सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। कटिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है और वहाँ पर जो है अभी बेस का भी काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अभी उसमें हॉट मिक्स प्लांट का कार्यवाही जो हो सकता है कि अभी जो बरसात का समय है तो इसमें शुरुआत की जाएगी। लॉकडाउन के बाद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने घर वापसी कर ली है। लाखों की संख्या में घरों को लौटे इन प्रवासियों की वापसी से भले ही वीरान गांव में रौनक छाई हो, लेकिन इनके हाथों को काम दे पाना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लॉकडाउन के बाद घर वापसी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि हर रोज हजारों की तादाद में लोग घरों को लौट रहे हैं। अब तक जिन लोगों ने घर वापसी की है उनमें ज्यादातर प्रवासी छोटे मोटे रोजगार से जुड़े थे, लेकिन इसी रोजगार के जरिए वो खुद के साथ अपने परिवार का भी पेट पालते थे। कोरोना संकट ने इनका रोजगार तो पूरी तरह छीन ही लिया। अब गाँव में भी इनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे में लाखों बेरोजगारों की उम्मीद अब पूरी तरह सरकार पर टिकी है कि हमारे जो है लास्ट बॉर्डर नामिंग होने के कारण, कुछ योजना नहीं होने के कारण हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हम लोग अब जाना चाहते हैं गांव। सर अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग गांव जाना चाह रहे हैं। हमारे वहाँ कोई योजना है ही नहीं सर, और तो कुछ नहीं सर, लाइट भी नहीं है हमारी सरकार हमारे लिए कुछ गाँव में योजना या कुछ नौकरी के लिए सोचेंगे तो हम इधर करेंगे, इतने दूर जाएंगे नहीं। आंकड़ों की बात करें तो अल्मोड़ा में अब तक 49,000 से ज्यादा लोगों ने वापसी की है, जबकि पिथौरागढ़ में यह आंकड़ा 44,000 के करीब है। बात अगर बागेश्वर की करें तो यहाँ 33,000, जबकि चंपावत में 27,000 प्रवासियों ने वापसी की है। इस हिसाब से देखें तो चारों जिलों में 1,53,000 लोग वापसी कर चुके हैं। और यहाँ उनको गवर्नमेंट से क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या काम करना चाह रहे हैं, तो पूरा एक डाटाबेस उनका हम तैयार कर रहे हैं। और जो जिस तरह का कार्य करने का इच्छुक होगा उसके लिए उस तरह के संसाधनों का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। अब तक वही प्रवासी लौटे हैं जो छोटे मोटे काम धंधों से जुड़े थे। ऐसे में अगर कोरोना का संकट यूं ही बढ़ता है तो मध्यम वर्ग की वापसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा और साथ ही बढ़ेगी सरकार के लिए रोजगार देने की चुनौती। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चंडाक पांभे चमाली मोटर मार्ग निर्माण सवालों के घेरे में आ गया है। गांव वालों ने कार्यदायी संस्था पर गुणवत्ता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 22 किलोमीटर लंबी सड़क में गुणवत्ता के सभी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। रोड बनी है 22.5 किलोमीटर चंडाक पांभे चमाली मोटर मार्ग, जिसमें कच्चे पत्थर की सोलिंग करके, जबकि 3 लेयर होती है सोलिंग की, जो रोड़ा डाला जाता है, एक मिक्स ऑल इन एग्रीगेट डाल दिया गया है। उसमें चंडाक का जो लाल पत्थर है मिट्टी वाला, उसकी सोलिंग की गई है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले एक सप्ताह से कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जिले में दौरान 1000 से ज्यादा सैंपल्स लिए गए। सैंपल टेस्ट नहीं होने की शिकायत सीएमओ ने स्वास्थ्य निदेशक और कुमाऊं कमिश्नर से की है, जिसके बाद सैंपल ऋषिकेश एम्स भेजने का फैसला लिया गया। बता दें कि वायरोलॉजी लैब हल्द्वानी और एनसीडीसी दिल्ली ने सैंपल जांच से इनकार कर दिया है, क्योंकि यहां पहले से ही सैंपल्स की भरमार है।
शासन ने फिर उनको उधम सिंह नगर को कहा कि हम एम्स में ले जाएं, तो एम्स में अब ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। और कल जो बात संज्ञान में आई थी, हम लोग अभी शासन के लेवल पे भी संपर्क में हैं, तो इनके जो भी बैकलॉग है वो एक तो जल्दी से जल्दी निकलें और जो एम्स में भेजना है उनको करा लिया जाए। थर्डली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा IVRI मुक्तेश्वर वाला भी इस हफ्ते के लास्ट तक शायद चालू हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा बर्डन सुशीला तिवारी का वहाँ भी बढ़ जाएगा। तो उधम सिंह नगर की समस्या का समाधान भी उम्मीद है कि इस वीकेंड तक हो जाना चाहिए। कोटद्वार के काशीरामपुर इलाके से नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरण करने वाले युवक को हिमाचल बॉर्डर के पास से धर दबोचा और नाबालिग को भी छुड़ा लिया है। वहीं पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल टेस्ट कराया है और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि युवक पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। के माध्यम से हमें जानकारी हुई कि यह लड़की हिमाचल में देहरादून बॉर्डर के हिमाचल में कहीं पर ये लोग छिपे हुए हैं। तो हमारी टीम वहाँ गई और आज दोनों को हमने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, बच्चे की बरामदगी कर ली है। सुसंगत धारा में जो मुकदमा लिखा गया उसके तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर क्षेत्र में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने वन दरोगा की तहरीर पर 6 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। माफियाओं के पथराव में बाइकें क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी मिली है। ध्यानी द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है कल काशीपुर में कि उनके द्वारा जब बीट में गश्त करी जा रही थी और अवैध खनन के बारे में कार्रवाई करी जा रही थी, तो उनके ऊपर जो है हमला किया गया और इसमें करीब उन्होंने 10-12 लोगों के नाम दिए हैं, जिसमें से 6 नामजद हैं और 6 लोग अज्ञात हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो है बाइक तोड़ दी गई है। तो इस संबंध में काशीपुर कोतवाली में धारा 147, 353, 504 और 427 IPC मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। कोटद्वार में नियमों को ताक पर रखकर नदियों में अवैध खनन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देर रात पुलिस टीम ने सिगड्डी में चल रहे अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की। सिगड्डी स्रोत में भारी भरकम मशीनों से रात के अंधेरे में खनन किया जा रहा था। पुलिस ने खनन में लगे 2 डंपरों को भी सीज किया है। कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में वन विभाग लाखों की संख्या में हर साल यहां वृक्ष लगाता है और इस बार भी हरेला पर्व पर वन विभाग 16 लाख पेड़ों का रोपण करने जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है। बता दें कि राज्य बनने के बाद ही हर साल 10 से 15 लाख पेड़ों का रोपण होता है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जितने पेड़ वन विभाग ने राज्य बनने के बाद से रोपे हैं, उतने में तो प्रदेश में अब वृक्षारोपण के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अधिकांश पेड़ वन विभाग सिर्फ कागजों में ही लगा पाया है। इसलिए पैसे का मिसयूज क्यों करना हो रहा, बर्बादी क्यों करनी हो रही है? अगर आप उसको बचा नहीं सकते हैं तो खाली इतने पेड़ लगाने से फ़ायदा क्या है? और वन विभाग जब से वन विभाग बना है हमारे इधर, तब से रोज़ पेड़ लगते हैं, लेकिन वो पेड़ कहाँ जाते हैं? विभागीय रूप से कुल 1590.96 हेक्टेयर क्षेत्र वृक्षारोपण किया जाएगा, जो कि वन पंचायत, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, चारा का विकास, ग्रीन इंडिया मिशन, जायका और बहुउद्देशीय योजनाओं के अंतर्गत है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन विभाग भले ही वन महोत्सव कराने की तैयारियों में जुटा हो, लेकिन इस बार जन सहयोग से वृक्षारोपण करना चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही 16 जुलाई से 1 महीने तक चलने वाला हरेला महोत्सव के दौरान भी पेड़ों के रोपण की भी चिंता सताने लगी है। हालांकि वन विभाग दावा कर रहा है कि इस बार जो लक्ष्य पेड़ों को लगाने का लिया गया है उसको पूरा कर लेंगे। इन्वॉल्वमेंट कम होगा, लेकिन साथ ही हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी नियमों का पालन करते हुए सब अलग अलग रूप में सभी अपने क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण हो। इसके लिए हम लोग विभागीय नर्सरी से पौध भी उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के सामने 1 जुलाई से परीक्षाएं कराना चुनौती बन गया है, जिसको लेकर अब विश्वविद्यालय राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। लॉकडाउन के चलते जहां विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेज क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हैं, तो कहीं सिलेबस पूरा नहीं, छात्रों के सामने भी संशय का माहौल है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य और केंद्र सरकार को लेना है ताकि समय से परीक्षा हो सके और परीक्षा का पैटर्न तय किया जा सके। नहीं लगता कि जुलाई में परीक्षाएं हो जाएं, लेकिन दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। अगर इस शर्त में कि शैक्षणिक संस्थान खुल जाएं
जिसका कि निर्णय राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही लेना है। जब ये हो जाएगा तो फिर हम जुलाई के अंतिम सप्ताह से परीक्षाओं को करने की सोच सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं पूरी नहीं होंगी। हमारी परिषद ने, शैक्षिक परिषद ने जो डिसीजन लिया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की ही ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र हैं उनको प्रोन्नत किया जाएगा। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।